नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो लगातार हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं सामान्य ज्ञान की, उसका जो सेट नंबर 6 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से त्रिपिटकों में कौन सा शामिल नहीं, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको हम आमतौर पर त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इन त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल हैं इनको सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अधिधम्म पिटक आपको त्रिपिटक में मिलेगा, सुत्त पिटक आपको मिलेगा, विनय पिटक मिलेगा, लेकिन उपशाका पिटक जो है आपको नहीं मिलेगा त्रिपिटक में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपशाका पिटक त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। और 10वें या आखिरी सिख गुरु का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो आखिरी या 10वें सिख गुरु थे वे कौन थे। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि 10वें सिख गुरु का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जाएगा। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें सिख गुरु थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पहले सिख गुरु कौन थे, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। तो ये भी चीज़ आप याद देखिएगा, गुरु नानक देव जो हैं ये पहले सिख गुरु थे। और 10वें यानी कि आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो आपके गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पर है, तो इनका जन्म स्थान पटना है। पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही 1699 ईस्वी में, कब, तो 1699 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। और सिखों के लिए जो 5 ककार हैं ये भी अनिवार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो सिखों के लिए 5 ककार होते हैं जैसे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, इनकी शुरुआत भी जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। तो आपको बताना है कि इसमें से 5 इंडीज कौन कौन से थे, 5 स्थान कौन कौन से थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से 5 इंडीज कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें से पंजाब हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आप याद देखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है अपने नियंत्रण में ले लिया था हर्षवर्धन ने। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा हर्षवर्धन जो है किस वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का। किस वंश का, तो पुष्यभूति वंश का जो है हर्षवर्धन एक महान शासक था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तथा इसकी राजधानी क्या थी, तो कन्नौज जो है इसकी राजधानी थी। तथा यह एक अच्छा नाटककार भी था। इसके द्वारा 3 फेमस नाटक की रचना की गई है। 3 फेमस नाटक कौन कौन से थे, तो नागानंद हो गया, रत्नावली हो गई और प्रियदर्शिका। इन 3 फेमस नाटकों की जो रचना है की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री था वेन सॉन्ग, कौन, तो चीनी यात्री जो वेन सॉन्ग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़, कौन सी घटना घटित होती है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण। आपके ज्योग्राफी का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं उनके मूवमेंट के कारण जो है भूकंप देखने को मिलता है। तो आप इसे याद देखिएगा, भूकंप की जो स्थिति है, भूकंप जो उत्पन्न होता है वो टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है ये टेक्टोनिक प्लेटों के शिफ्टिंग के कारण होती है, टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो मानक समय मेरिडियन है वह कौन सा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा भारत का जो मानक समय मेरिडियन है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर, इसको भारत का मानक समय मेरिडियन का है। तो यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। यानी कि इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तब भारत का जो मानक समय रेखा ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी आगे है, तो हमारी जो मानक समय रेखा ये ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे, कितने, तो 5.5 घंटे आगे है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, यानी कि महान हिमालय के अंतर्गत इसमें से कौन सा पर्वत शिखर नहीं आता है। तो आप याद रखिएगा महान हिमालय के अंतर्गत इसमें से कौन सा पर्वत शिखर नहीं आता है, तो आपका जो माउंट नाग टिब्बा है, आप याद रखिएगा जो माउंट नाग टिब्बा है यह महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन जो आपका सी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी ये आपके महान हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसमें से जो आपका माउंट नाग टिब्बा है यह महान हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी स्थित नहीं है, तो कच्छ की खाड़ी आपको भारत के क्षेत्र में मिलेगी, खंबात की खाड़ी मिलेगी, मन्नार की खाड़ी मिलेगी, लेकिन अकाबा की जो खाड़ी है भारत के क्षेत्र में नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अकाबा की जो खाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है, तो लाल सागर का यह पार्ट है, लाल सागर का एरिया, रेड सी यानी कि लाल सागर का यह भाग है अकाबा की खाड़ी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, इसमें से कौन सा यूरोपीय देश है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से सूडान, बेनिन और घाना के अलावा बुल्गारिया जो है आपका यूरोपीय देश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बुल्गारिया है ऑप्शन ए वाला यह आपका यूरोपीय देश है। बाकी सूडान हो गया, बेनिन हो गया और घाना हो गया ये आपके अफ्रीकी देश हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि बुल्गारिया आपका एक यूरोपीय कंट्री है। इसके बाद क्या बता सकते हैं कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि जो बुल्गारिया है इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, आपको उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का धरसना साल्ट वर्क्स पर जो समाचार था यह किसके द्वारा एकत्रित किया गया था, किस विदेशी पत्रकार के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। तो धरसना जो साल्ट वर्क्स था इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा वेब मिलर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही जाएगा। वेब मिलर यह अमेरिकी पत्रकार था, इसी के द्वारा जो है धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए गए थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वेब मिलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से किसकी सहायता से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, किसकी मदद से, किसकी सहायता से, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डापलर प्रभाव की सहायता से जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनको जो है आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डापलर प्रभाव से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई थी, भारत में प्रथम नियमित जो जनगणना थी यह किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। तो आइए इसकी टाइमलाइन को सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, हमारे देश में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। आप याद रखिएगा हमारे देश में जो प्रथम जनगणना थी यह 1872 में स्टार्ट हुई थी। किसके समय काल में, तो लॉर्ड मेयो के समय काल में। किसकी, तो लॉर्ड मेयो के समय काल में जो पहली नियमित जनगणना थी यह स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं
1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय काल में। वहीं नियमित रूप से जो जनगणना थी वह 1881 से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नियमित रूप से जो जनगणना थी वह 1881 से स्टार्ट होती है। किसके समय काल में? तो रिपन के समय काल में, लॉर्ड रिपन के समय काल में जो नियमित जनगणना थी वह स्टार्ट होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा 1881। एफला नामक विष किससे निकलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि एफला नामक जो विष है किससे निकलता है? तो एफला नामक विष किससे निकलता है? तो कवक से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक से। अगला प्रश्न है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? यानी कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको देश दिए गए हैं, एक तरफ उनके राष्ट्रीय खेल दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अफगानिस्तान का बुर्ज काशी बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का क्रिकेट बिल्कुल ही गलत है, बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है बल्कि क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी है। क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो कबड्डी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा भूटान का तीरंदाजी बिल्कुल सही है, नेपाल का वॉलीबॉल जो है बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। और इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेश मामले हो गए और युद्ध और शांति, ये तीनों आपके संघ सूची के विषय हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है आपका संघ सूची का विषय नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या राज्य सूची का विषय है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेश मामले हो गए और युद्ध और शांति, ये तीनों आपके किसके विषय हैं? तो ये तीनों आपके जो हैं संघ सूची के विषय हैं, सिवाय इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा कितने भी सूची हैं हमारे भारतीय संविधान में? तो एक आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट हो गई और एक आपका हो गया समवर्ती सूची। तो इन तीनों में कितने कितने विषय हैं ये जान लेते हैं। तो संघ सूची में आपके 100 विषय वर्तमान में हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर का जो दिन होता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सितंबर का जो दिन होता है भारत में ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 16 सितंबर। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पति को बचाने वाला इसमें से पिगमेंट, इसमें से वर्णक कौन सा है? कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पतियों को बचाता है? तो कैरोटीनायड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो कैरोटीनायड वर्णक है यह पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पति को बचाने का कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? आपसे पूछा जा रहा है गूगल का सीईओ वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है? तो आपके हो जाएंगे, गूगल के सीईओ हैं आपके सुंदर पिचाई, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदर पिचाई। तथा गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट जो है यह गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें से कौन सी जिम्बाब्वे की राजधानी है? जिम्बाब्वे की राजधानी इसमें से कौन सी आपको पहचानना है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी वर्तमान में हरारे है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तीनों जो राजधानियाँ दी गई हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किन किन देशों की यह राजधानी है? इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? काबुल किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये तीनों राजधानियाँ किस देश की हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूटान की मुद्रा यहाँ पे पूछी जा रही है कि कौन सी भूटान की मुद्रा है, करेंसी है? तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जगह। जो नगुल्ट्रम है यह भूटान की करेंसी है, भूटान की मुद्रा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नगुल्ट्रम। और इनमें से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से इसमें से क्या जाना जाता है?
तो जयपुर को हम गुलाबी शहर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ आपको कुछ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। तो पहला वाला ही बिल्कुल सही है, 1988 वाला आपका बिल्कुल सुमेलित है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको हम एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1972 में नहीं की गई थी, बल्कि 1982 में की गई थी। इसके बाद LIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? LIC की यहाँ पे बात हो रही है। जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह भी आपका 1975 दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। LIC की स्थापना जो है 1975 में नहीं की गई थी। 1975 में नहीं, बल्कि 1956 में जो है LIC की स्थापना की गई थी। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे के तीनों आपकी सुमेलित नहीं थे और ऑप्शन ए वाला ही आपका सुमेलित था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। आप याद देखिएगा, हीरालाल जे कानिया जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन है, ये बताइएगा आप कि वर्तमान में भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन है और वे किस नंबर के हैं, ये भी चीज़ आपको बतानी है। जो भी प्रश्न मैं आपको एडिशनल पूछते जाता हूँ, उनका जवाब आप देने की कोशिश किया करिए, इससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और वे किस क्रम के हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? 49वीं समानांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको देखने को मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कलकत्ता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। PC महालनोबिस के द्वारा जो है भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आईने अकबरी के लेखक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी को लिखा गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? इसमें से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, 12th शेड्यूल है, इसमें कितने विषय हैं? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में भैया कितने विषय आपके हो जाएंगे? तो आपका जो 12th शेड्यूल है, जो 12वीं अनुसूची, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 18 विषय, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा। टोटल 18 विषय आपको मिलेंगे 12वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। वहीं 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपकी जो 11वीं अनुसूची उसमें आपको मिलेंगे 29 विषय, 29 सब्जेक्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 11वीं जो अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें से एक तरफ राज्य दिए गए हैं और उनकी राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, तो इसमें इसको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखिएगा, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो पहला वाला बिल्कुल सुमेलित है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। केरल में कितनी है? तो केरल में आपकी 9 है राज्यसभा की सीटें, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा।
असम में कितनी है, तो असम में जो है आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो असम में आपकी 7 हैं, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और हरियाणा में कितनी है, तो हरियाणा में जो है 5 है, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 सभी आमने सामने दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो प्रस्तावना आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक वर्ष एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रियम्बल है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है। कौन कौन सी? विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया। तो इसमें से कौन सी स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है, तो पंथ निरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्ष का उल्लेख इसमें नहीं है। हमारी लिबर्टी में, स्वतंत्रता में आपके 5 चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी 5 हैं, तो एक आपका विश्वास हो गया, उपासना हो गया, धर्म हो गया और 2 बचे आपके, एक विचार हो गया और एक अभिव्यक्ति हो गया। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र आपको मिलेगा उद्देशिका, यानी कि हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रीएम्बल में। और इसमें से निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। और सोहर जो लोकगीत है, इसका गायन किस अवसर पर किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सोहर का जो गीत है यह आपका किस अवसर पर गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर। आप याद देखिएगा, बच्चे के जन्म के अवसर पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो के री एग्जाम के लिए जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे थे, उसका जो सेट नंबर 6 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।